नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है केदारनाथ से, जहां पर केदारनाथ विधानसभा में 57.64% मतदान हुआ है। आपको ये जानकारी दे दें कि ACEO ने अधिकारियों और कर्मियों को बधाई भी दी है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने के बाद अधिकारियों को बधाई दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुल 90,875 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से महिलाओं की संख्या 45,956 रहा और 44,919 पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया। शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ यहां पर मतदान संपन्न हुआ। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक केदारनाथ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा उपनिर्वाचन शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ कल। और आपको ये जानकारी दे दें कि बुधवार शाम 6 बजे तक 57.64% मतदान हुआ, यानी कि कुल मतदान जो है वो 57.64% हुआ। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम के 6 बजे तक वोटिंग चलती रही, जिसमें 57.64% मतदान हुआ। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सफलतापूर्वक संपन्न हुए मतदान के लिए समस्त अधिकारियों और कार्मिकों को बधाई दी और साथ ही साथ सभी जनपद वासियों के सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त किया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 7 केदारनाथ उपनिर्वाचन में कुल 57.64% मतदान हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा उपनिर्वाचन में इस बार कुल 90,875 मतदाता यहां पर मतदान करने पहुंचे, जिसमें से 45,956 महिला मतदाता रही और अगर पुरुष मतदाता की बात की जाए तो पुरुष मतदाता 44,919 यहां पर शामिल हुए थे। आपको ये जानकारी देने की उन्होंने ये भी बताया है कि विधानसभा के अंतर्गत सभी पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। और उन्होंने जानकारी देते हुए निर्वाचन के लिए मतदान स्थलों में तैनात ज्यादातर पोलिंग पार्टियां वापस आना शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी थी। और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग से मिली अनुमति के बाद 7 पोलिंग पार्टियां 22 नवंबर लगभग 9 से 10 बजे तक अगस्त मुनि मतगणना केंद्र में पहुंच जाएगी। और इसको लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन अभी संपन्न हुआ है और आज के दिवस पर जो है 173 पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, 6 बजे तक का समय के अनुसार अभी तक 57.64% का मतदान जो है पूर्ण हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं और शांतिपूर्ण मतदान। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में 10 करोड़ से अधिक की लागत से उत्तराखंड के सबसे बड़े निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्धारित समय के निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश भी दिए गए हैं, यानी कि समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य जो है वो पूरा कर लिया जाए। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि धामी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर निश्चित तौर पर गढ़ी कैंट क्षेत्र के लोगों को शादी, विवाह और सामाजिक कार्यों के लिए वरदान साबित होगा ये भवन। और मंत्री ने ये भी कहा कि जनवरी महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस भव्य सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। देखिए, इस क्षेत्र की जनता की मांग थी, अगल बगल की आबादी को जोड़ दें लगभग 40,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। यहाँ पर कोई ब्याह शादी
कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था, और 2.5 लाख 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं होता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कहने या मिलन केंद्र बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है, इतना बड़ा ये बना है। तो निश्चित ही इसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक तो पूर्व सैनिक बंधुवर्गीय लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी पैकेट अलाउ नहीं करती थी। जो आदमी 2-2.5 लाख रुपए टेंट में खर्च कर देगा, वेडिंग पॉइंट में खर्च करेगा, फिर वो बेटी को क्या देगा और क्या काम करेगा। लेकिन इसको बनने के बाद यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर की जानकारी आपको दे दें कि पर्यटन मंत्री ने जल्द प्राधिकरण के गठन के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पर्यटन मंत्री ने जल्द प्राधिकरण गठन के निर्देश दिए हैं और जल्द ही किया जाएगा यात्रा प्राधिकरण का गठन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा, ऐसा पर्यटन मंत्री ने कहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पर्यटन मंत्री ने कहा है कि प्राधिकरण प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जल्द ही यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने जल्द प्राधिकरण गठन के निर्देश दे दिए हैं। और आपको जानकारी दे दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि प्राधिकरण प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच खबर रोडवेज बस से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर प्रदूषण की वजह से दिल्ली से उत्तराखंड रोडवेज की पुरानी मॉडल की डीजल बसों पर लगी रोक का समाधान निकल गया है। दरअसल उत्तराखंड रोडवेज को अब 200 नई बसें मिलेंगी। रोडवेज को BS6 मॉडल की 100 नई बसें खरीदने को मंजूरी मिल गई है। तो इसमें 100 CNG बसों को भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। 200 बसों की आने से दिल्ली रूट पर रोडवेज की सभी 504 सेवाएं यथावत जारी रहेगी। आपको ये बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश के बाद परिवहन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके कैंट रोड आवास में मुलाकात की और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव RK सुधांशु और परिवहन सचिव ने बैठक कर हालात पर चर्चा की। बैठक में रोडवेज बोर्ड के कई महीने पहले पारित 175 बसों की खरीद के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। मालूम होनी चाहिए आपको कि वर्तमान में दिल्ली रूट पर रोडवेज की 504 सेवाएं इस वक्त चलती है और दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पुराने मॉडल की डीजल बसों पर रोक लग चुकी है, जिसके बाद अब ये अहम फैसला लिया गया है। और चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां पर ONGC चौक में भीषण सड़क हादसे के बाद दून पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव कर दिया है और उसके तहत अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया है कि दून में अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि अभी तक ट्रैफिक लाइटें 10 बजे तक खुली रहती थी। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए अब इसे 2 घंटे और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 12 बजे तक सिग्नल जो है वो खुली रहेंगी। हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनने से दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी, इसलिए स्पीड ब्रेकर बनाने का भी आह्वान किया गया है। से अभी एक हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है, उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर
तेज़ गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया, अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं, इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। तो ये सभी प्रपोजल रोड सेफ्टी कमेटी में चले गए हैं। रेड लाइट का समय बढ़ा दिया गया। बाकी अन्य जो विभागों द्वारा किया जाना है, जेब्रा लाइन को फिर से बनाया जाना है, रंबल स्ट्रिप लगाई जानी है, वो काम भी मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंदर सभी ऐसे चौक चौराहों पर ये बन जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, आपको बड़ी और अहम जानकारी दे दें, जहां पर नव नियुक्त शिक्षकों की नौकरी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर नव नियुक्त शिक्षकों की नौकरी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिक्षकों की पर्वतीय जिलों में कम हो रही है दिलचस्पी और निर्देशालय ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। 2 जिलों से कई शिक्षकों ने इस्तीफे दे चुके हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि हाल ही में शिक्षकों को बांटे गए थे नियुक्ति पत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती के लिए नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, लेकिन अब जो शिक्षकों की दिलचस्पी है वो पर्वतीय क्षेत्र में कम होता जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर, जहां पर नवनियुक्त शिक्षकों की नौकरी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आपको ये जानकारी दे दें कि शिक्षकों की पर्वतीय जिलों में दिलचस्पी कम होती नजर आ रही है और यही वजह है कि शिक्षक जो हैं वो नौकरी छोड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा गया था। निर्देशालय ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। 2 जिलों से कई शिक्षकों से संपर्क किया गया, लेकिन 2 जिलों से कई शिक्षकों ने इस्तीफे दे चुके हैं। हाल ही में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती के लिए नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, लेकिन अब नवनियुक्त शिक्षक जो है वो नौकरी छोड़ते नजर आ रहे हैं। पर्वतीय जिलों में उनकी दिलचस्पी जो है वो कम होती नजर आ रही है, जिसको देखते हुए निदेशालय ने जिले से रिपोर्ट तलब की है। और अब खबर खटीमा से है, जहां पर क्षेत्र में फिर से अवैध मिट्टी खनन को लेकर कारोबार चलने लगा है। और खटीमा क्षेत्र के 17 मिल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत नौसर, जादवपुर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी खनन माफिया अवैध मिट्टी खनन का खुलेआम यहाँ पर धंधा चला रहे हैं और ये लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। मिट्टी खनन माफिया को शासन प्रशासन तक का डर नहीं है। वहीं इन सभी गतिविधियों को देखते हुए भी शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और इस अवसर पर खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार की मिट्टी खनन की परमिशन नहीं दी गई है। जो लोग अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं उनकी जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है। एक ही कुछ नौसर में कुछ अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इसमें मैं नायब तहसीलदार साहब और मैं खुद इसमें जांच कर लेंगे और कोई भी ऐसा अवैध खनन होगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से कोई परमिशन अभी जारी भी नहीं हुई है। जो काम चल रहे हैं तो वो सरकारी तौर पे चल रहे होंगे। जैसे रेलवेज़ ने हमसे कुछ परमिशन मांगी थी कि उनका जो LS जाना था उसमें उन्होंने परमिशन मांगी, तो वो परमिशन हमने दी है, लेकिन उसमें भी शर्त लगाई कि इसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी कोई परमिशन ऐसा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि नजीबाबाद में अब वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नजीबाबाद में होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के प्रयास का ये असर देखने को मिल रहा है, जहां पर देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को अनुमति मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टॉपेज की स्वीकृति दी है। गढ़वाल सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री का आभार जताया है और सांसद ने इसी महीने की थी रेल मंत्री से मुलाकात। गढ़वाल और आसपास के नागरिकों को अब इसकी सुविधा मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गढ़वाल के सांसद के प्रयासों का असर देखने को मिल रहा है। नजीबाबाद में अब वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसके लिए
स्वीकृति मांगी थी, जिसके बाद अब अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने स्वीकृति दे दी है। गढ़वाल सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री का आभार भी जताया है इस फैसले के बाद। आपको ये जानकारी दे दें कि अनिल बलूनी इसी महीने रेल मंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी और ये प्रस्ताव अपना रखा था, जिसके बाद अब यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने स्टॉपेज को स्वीकृति दे दी है और इस स्वीकृति मिलने के बाद गढ़वाल सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री का आभार जताया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नजीबाबाद में अब वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा और इससे गढ़वाल के लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर मसूरी से है, जहां पर नगर पालिका प्रशासन ने हैम्पटन कोर्ट स्कूल जाने वाले मार्ग पर शाम के समय चेन लगाकर बंद कर दिया इसे। आपको ये जानकारी दे दें कि इससे स्थानीय लोगों को, छात्रों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर पालिका के कर्मचारियों ने बताया कि अधिशासी अधिकारी ने हैम्पटन कोर्ट स्कूल के रास्ते को बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर रास्ते पर चेन लगा दी गई है। और उन्होंने बताया है कि माल रोड पर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रहता है। कई लोग हैम्पटन कोर्ट मार्ग से होते हुए माल रोड पर एंट्री करते हैं, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिस पर रोक लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी ने रास्ते पर चेन लगवा दी है। अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह ने कहा है कि चैन को जल्द हटाकर बोलाट लगाए जाएंगे, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। हमारी तो एक्स्ट्रा क्लास से है, इधर रास्ता बंद है तो उधर ही से जाते हैं डेली और अभी बंद कर रहा था। बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत तो होगी, घर का रास्ता इधर ही से। एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम नहीं, एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम होंगे, पर अभी एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो फिर उसके लिए लेट हो जाता है। कितनी देर हो गई यहाँ पे खड़े हुए? हो गए आधा घंटा तो हो गया। यहाँ पर बहुत देर से खड़ा हूँ। बहन नीचे ट्यूशन में, उसके फाइनल एग्जाम्स हैं और यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो अब वो अकेली भी नहीं आ सकती, छोटी है, तो यहाँ से ना जाने का रास्ता है ना आने का रास्ता है। अंधेरा बहुत है रास्ते में। अंधेरा बहुत है, अकेली भी नहीं आ सकती और नीचे ट्यूशन भी उसकी दूर है और वापस जाऊँगा तो फिर मेरा घर भी दूर है बहुत, पैरिटी पहन के। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा दें कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा उत्तराखंड। जी हां, धामी सरकार ने क्षेत्र में शुरू किया फोकस और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश सरकार बढ़ाएगी सोलर प्लांट के दायरे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड वासियों के लिए, जहां पर धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने क्षेत्र में फोकस करना शुरू किया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा अब उत्तराखंड। सौर ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाएगी, प्रदेश सरकार बढ़ाएगी सोलर प्लांट के दायरे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर उत्तराखंड वासियों के लिए, प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात, जहां पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड और भी आगे बढ़ेगा। धामी सरकार ने क्षेत्र में शुरू किया है सौर ऊर्जा पर फोकस। सौर ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि सोलर प्लांट के दायरे को और भी बढ़ाए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामी सरकार का ये अहम फैसला उत्तराखंड वासियों के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होता नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश सरकार अब सोलर प्लांट के दायरे बढ़ाएगी। उत्तराखंड वासियों के लिए ये बड़ी सौगात धामी सरकार की तरफ से। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पिथौरागढ़ की करेंगे, जहां पर प्रादेशिक सेना भर्ती के लिए आए युवाओं को वाहनों की कमी नहीं खली। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से युवाओं की आवाजाही के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की गई थी। आपको ये भी बता दें कि 200 बसों और 300 टैक्सियों से 11,000 से अधिक युवाओं को टनकपुर हल्द्वानी रवाना किया गया। बीते बुधवार सुबह 5 बजे से ही भर्ती में शामिल होकर युवाओं के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया।
एपीएस के पास बनी पार्किंग में रोडवेज और निजी बसों के अलावा टैक्सी से युवाओं को हल्द्वानी टनकपुर रवाना किया गया। भर्ती स्थल से लेकर पार्किंग तक युवाओं की भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाने के लिए एसएसबी, आईटीबीपी पुलिस और राजस्व पुलिस जुटी रही। आपको ये जानकारी दे दें कि एसपी रेखा यादव ने स्वयं मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने बताया कि यातायात के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए 150 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ एसएसबी, आईटीबीपी जवानों को तैनात किया गया है। युवाओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उनके ठहरने के लिए 20 से अधिक स्कूलों का अधिग्रहण किया है। युवाओं को स्कूलों और होटलों में ठिकाना मिलने से राहत मिली है। युवाओं ने प्रशासन का आभार जताया है। वहीं भर्ती रैली में युवाओं की भीड़ को देखते हुए रोडवेज बसों में आम यात्रियों की ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। हमारी बहुत अच्छी मदद करी है। किराया भाड़ा उधर से आए थे, हमें बहुत एक्स्ट्रा किराया देना पड़ा था, हमें डबल 3 गुना किराया देना पड़ा था। और अब आज इधर जा रहे हैं, रात को रुकने की व्यवस्था अच्छी थी और अब किराया भी सेम है, जो 340 था वही किराया है। खाने पीने की टनकपुर लोग उधर से आए थे, 3 गुना किराया दिया था। आपका नाम? प्रशासन के सरजोन। लगभग आज लगभग 17-18 हज़ार के आसपास की हमारी जो अभी यहाँ अभ्यर्थी हैं वो आए थे और उनकी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ करी गई हैं, उनके रहने खाने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, और साथ ही साथ भर्ती स्थल तक पहुँचाने और यहाँ से वापस उनको भेजने के लिए। तो ये जो भीड़ है ये कल शाम हमारे जनपद में पहुँची थी, तब से लेकर के अभी तक लगातार हम लोग जो है फील्ड पे हैं, काम कर रहे हैं और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती चल रही है। टेरिटोरियल आर्मी और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के समन्वय से। और अब खबर नई टिहरी से है, जहां पर भागीरथीपुरम टॉप टेरेस में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आर बिश्नोई ने एक प्रेस वार्ता कर बताया है कि टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों ने एक और उपलब्धि हासिल की है। पंप स्टोरेज प्लांट के प्रथम यूनिट 250 मेगावाट राष्ट्रीय ग्रिड के साथ सफल सिंक्रोजाइंस किया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि देश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। प्रथम यूनिट 250 मेगावाट को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। उत्पादन तो कल हमने जैसे ही ग्रिड से शुरू किया है और जो आगे की अब टेस्टिंग भी चलेगी उसमें भी विद्युत उत्पादन होता रहेगा और वो ग्रिड को बिजली सप्लाई होती रहेगी। लेकिन पूर्णतया इसको स्टेबल करने में लगता है 10 से 12 दिन का समय लग सकता है, जब ये पूरी कैपेसिटी पे अपनी जो है विद्युत उत्पादन करेगी। इसका जो दूसरा मोड होता है पंप मोड, जिसके लिए विशेष कर ये परियोजना बनी है, उसको पूरा करने में 45 से 50 दिन का और समय लगेगा। लेकिन ये विद्युत उत्पादन का कार्य जो है वो अब जारी रहेगा निरंतर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर मसूरी से है, जहां पर विंटर लाइन कार्निवल को भव्य बनाने के लिए एसडीएम अनामिका सिंह ने अधिकारियों और स्टेक होल्डरों के साथ एसडीएम कार्यालय में बैठक की है। इस मौके पर मसूरी में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को जनवरी के पहले सप्ताह में करवाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। एसडीएम ने अधिकारियों को कार्निवल को भव्य बनाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर खेल प्रतियोगिता, गोष्ठियां, पारंपरिक कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल शामिल होंगे। एसडीएम ने कहा कि कार्निवल में राज्य के स्थानीय कलाकारों को शामिल किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि दिसंबर में अंतिम सप्ताह में मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है और कार्निवल आयोजित होने के कारण व्यवस्था चरमरा जाती है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए मसूरी के स्टेक होल्डरों ने जनवरी के पहले सप्ताह में कार्निवल आयोजित करने का सुझाव दिया है और ऐसे में वो उच्च अधिकारियों से कार्निवल को लेकर प्रस्ताव रखेंगे। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।